हेलो डियरियंस, चलिए साइंस के चैप्टर नंबर 16 को पूरा रिवाइज करते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें कि कम समय में चैप्टर के हर टॉपिक को हमें डिस्कस कर लेना है ताकि बोर्ड्स एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे आसानी से आंसर कर पाएं। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। आप इसको परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अभी जो नोट्स हम लोग डिस्कस करेंगे उसका PDF हमारे वेबसाइट davguru.in पे अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है जो कि अपने से होकर आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। जितने भी मेटल्स हमारे पास हैं, अधिकतर मेटल्स उसमें से कंडक्टर ही होते हैं। लगभग हर मेटल से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकते हैं। दूसरे हैं इंसुलेटर्स, जिनको पुअर कंडक्टर्स कहना बेटर होगा। मटेरियल्स डेट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली, जो अपने से होकर आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, उनको हम लोग पुअर कंडक्टर्स या इंसुलेटर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिक, वुड और बेकेलाइट। एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन नोट दिया है, इसमें बताया जा रहा है इट इज़ प्रेफरेबल टू क्लासीफाई मटेरियल एज गुड और पुअर कंडक्टर। मटेरियल को हमें ऐसे क्लासीफाई करना चाहिए, हमें बोलना चाहिए कि मटेरियल्स या तो गुड कंडक्टर होंगे या तो पुअर कंडक्टर होंगे। मटेरियल्स को इंसुलेटर बोलना बेहतर नहीं माना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कुछ अप्रोप्रिएट कंडीशंस अगर मिल जाएं तो अधिकतर मटेरियल्स जो है ना वो कंडक्टर ही बन जाते हैं, उससे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास कर ही जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एयर वैसे तो पुअर कंडक्टर है, एयर से बिजली पास नहीं कर सकती है। कुछ खास केसेस में इससे बिजली पास कर जाती है। आपने देखा होगा कि जब लाइटनिंग होता है, जब बिजली कड़कता है, तो हवा के थ्रू ही बिजली पास करती है और नीचे पेड़ पर गिर जाती है और पेड़ पूरा का पूरा जल जाता है। अगला टॉपिक है कंडक्शन थ्रू लिक्विड्स। क्या लिक्विड्स के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है? इसको टेस्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है कंटिन्यूटी टेस्टर। अब ये क्या होता है? एन अरेंजमेंट यूज टू चेक इफ liquid conducts electricity by connecting a battery and a bulb to the liquid via wires। ये रहा आपका कंटिन्यूटी टेस्टर। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक बैटरी ले लेते हैं, इसको एक बल्ब से जोड़ देते हैं और उसके बाद इसका जो दो वायर है ना, इसको ओपन रखते हैं। अब इन दोनों टर्मिनल्स को हम लोग किसी भी लिक्विड में डालेंगे, इसको किसी भी लिक्विड में डालेंगे। अगर लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रही है तो ये बल्ब जो है जल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा सर्किट को क्लोज कर देगा, करंट फ्लो करने लगेगा और बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा। लेकिन अगर लिक्विड कंडक्टर नहीं है तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर हम इस टेस्टर से इन दोनों पानी को चेक करें तो हमें पता चलेगा कि डिस्टिल्ड वाटर जो होता है ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, जबकि जो नल का नॉर्मल पानी होता है या पंप से या कुआं से निकाला हुआ पानी होता है वो करंट को कंडक्ट कर सकता है। ऐसा क्यों? टैप वाटर पंप वेल कंटेन्स डिजॉल्व सॉल्ट मेकिंग देम रीजनेबली गुड कंडक्टर्स। इन पानियों में सॉल्ट पाए जाते हैं, कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं और उन्हीं सॉल्ट और मिनरल्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल पर्पसेस के लिए। वो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें कोई भी सॉल्ट, कोई भी मिनरल नहीं होता है और अगर आप उससे करंट को फ्लो करवाना चाहेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सेफ्टी वार्निंग्स का हमें ध्यान देना चाहिए कि कभी भी किसी तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का इस्तेमाल करते समय हमें वेट फ्लोर पे खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गंदा पानी वेट फ्लोर पे रहेगा उसमें मिनरल्स डेफिनेटली होंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा और हमें झटका लग सकता है। अगला टॉपिक है कॉज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सॉलिड्स में कंडक्शन कैसे होता है। सॉलिड्स में कंडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाती है। लेकिन क्या लिक्विड्स में भी इलेक्ट्रॉन्स होता है या कुछ और होता है? तो नहीं, लिक्विड में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट का कंडक्शन नहीं होता है। लिक्विड में आयंस की वजह से करंट का कंडक्शन होता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड्स इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस के मूवमेंट के कारण लिक्विड्स में करंट का कंडक्शन होता है। आयनाइजेशन क्या होता है? व्हेन सॉल्ट्स, एसिड और बेसिस डिजॉल्व इन वाटर, जब ये वाटर में डिजॉल्व करते हैं, दे ब्रेक अप इनटू फ्री पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोबाइल आयंस। ये टूट जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। और इनको मोबाइल आयन क्यों कहा गया है? क्योंकि दे कैन मूव, वो मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉमन सॉल्ट को लेते हैं। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला आता है NaCl। अब NaCl में जो सोडियम है ये पॉजिटिव आयन है और जो क्लोरीन है, क्लोराइड जो है, ये नेगेटिव आयन है। जैसे हम सोडियम क्लोराइड को पानी में मिलाएंगे तो ये दोनों अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और ये दोनों आयन कहलाएगा, क्योंकि इस एटम के ऊपर चार्ज लगा हुआ है ना। इट हैज़ वन लेस इलेक्ट्रॉन एंड इट हैज़ वन मोर इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग NaCl को पानी में मिलाएंगे तो ये टूटकर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पानी को, सॉल्यूशन को कंडक्टिव बना देगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है?
ये जो कंडक्टिव सॉल्यूशन अभी हमने बनाया ना, इसी कंडक्टिव सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे कंडक्टिव सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें डिकम्पोजिशन होने लगता है, यानी कि टूट टूट कर आयंस बनने लगते हैं जब उससे इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जब करंट पास करवाया जाता है तो वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, पूरा का पूरा आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इससे बहुत सारे फ्री मोबाइल आयंस क्रिएट हो जाते हैं जिससे कि करंट एफिशिएंटली फ्लो कर पाता है। एग्जाम्पल के लिए सी वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल है। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे? ये पार्शियली आयनाइज होते हैं, मतलब बहुत कम मात्रा में फ्री मोबाइल आयंस क्रिएट करते हैं जिससे कि करंट एफिशिएंटली फ्लो नहीं कर पाता, थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो करता है, जैसे कि नॉर्मल वाटर, विनेगर, सिट्रिक एसिड, ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे। कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिससे अगर आप करंट को पास करवाइएगा तो कोई भी फ्री मोबाइल आयन रिलीज ही नहीं होगा, और जब फ्री मोबाइल आयन रिलीज ही नहीं होगा तो उसे करंट ही पास नहीं करेगा, जैसे कि अल्कोहल, ग्लिसरीन, डिस्टिल्ड वाटर, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने सेल या बैटरी तो यूज़ किया ही होगा। सेल या बैटरी में जो एनर्जी स्टोर रहता है वो किस फॉर्म में रहता है? वो रहता है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। और वही केमिकल एनर्जी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में मिलता है, जिससे कि हम लोग बल्ब जला सकते हैं, फैन चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उससे। इसीलिए इलेक्ट्रिक सेल्स को ऐसा डिवाइस बोला जा सकता है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसा ही एक इलेक्ट्रिक सेल है वोल्टाइक सेल, और भी अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, बट आपको वोल्टाइक सेल के बारे में पढ़ना है। इसको अल्सेंद्रो वोल्टा नाम के एक वैज्ञानिक ने डेवलप किया था 1790 में। अल्सांद्रो वोल्टा इनको पढ़ते हैं, ऐसे इनका नाम बोलिएगा। इसमें दो रॉड्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। एक रॉड जिंक का बना होता है, दूसरा रॉड कॉपर का बना होता है, और इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में रखा जाता है। डाइल्यूट मतलब प्योर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा वाटर मिला के डाला जाता है ताकि उसका पावर कम हो सके। ऐसा होने पर उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये रहा आपका वोल्टाइक सेल, जिसमें कि एक कंटेनर लिया गया है जिसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भरा गया है। ये रहा जिंक का रॉड और ये रहा कॉपर का रॉड, और इससे कनेक्ट किया गया है एक बल्ब। ये जो बल्ब है ना, ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उस केमिकल रिएक्शन के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगा, और उसी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने के कारण ये बल्ब ग्रो करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले आपने क्लास 7 में इलेक्ट्रिक करंट के दो इफेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया था। एक था हीटिंग इफेक्ट, जिस प्रिंसिपल पे हीटर काम करता था, और दूसरा था मैग्नेटिक इफेक्ट, जिस प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक बेल काम करता था। अभी हम लोग केमिकल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करवा के हम लोग केमिकल रिएक्शंस भी करवा सकते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइसिस, द फेनोमेनन ऑफ केमिकल चेंज अकरिंग विद इन एन इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। जब हम इससे करंट को पास करवाते हैं तो इसमें केमिकल चेंजेस होने लगता है, इसमें केमिकल रिएक्शन होने लगता है, और इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। अनलाइक इन मेटल्स, मैटर इज एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द सॉल्यूशन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक टर्मिनल से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होकर दूसरे टर्मिनल पे डिपॉजिट होने लगता है, जबकि सॉलिड्स के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप तार से बिजली को पास करवाएंगे तो कोई मटेरियल यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके यहाँ तक जाके जमा नहीं होगा। कुछ फैक्टर्स है जो कि इस रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड किस टाइप का है इस पर डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कैसा होगा। दूसरा है नेचर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है इस पर भी डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कैसा होगा। जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो कुछ इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला मेटल डिपोजिशन ऑन इलेक्ट्रोड सरफेस। अभी हमने देखा ना कि इलेक्ट्रोलाइसिस करते समय जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें दो इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रोड पे हमें डिपोजिशन देखने को मिल सकता है। इसका सब्सटेंस जो है यहाँ से निकल के इस पे जमा हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स नियर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के नज़दीक गैस बबल्स क्रिएट हो सकते हैं। बहुत सारे गैस बबल हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट में। एग्जाम्पल के लिए एनोड के पास ऑक्सीजन का गैस बबल बनता है और कैथोड के पास हाइड्रोजन का गैस बबल बनता है। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तीसरा इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है चेंज इन द कलर ऑफ सॉल्यूशन। ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला था ना, इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाया जाएगा तो इसका कलर बदल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस।
ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हमने देखा, इसका कोई काम भी है या बस हम लोग मज़े के लिए करते हैं? तो नहीं, इसका काम होता है, बहुत सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। ये सारे काम है इसके। फर्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। आपको पता होगा कि अधिकतर मेटल्स प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, उनका ओर पाया जाता है। ओर से अगर हमें इन मेटल्स को निकालना है, जैसे कि एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक टर्मिनल में हम लोग ओर को लगा देते हैं और एक टर्मिनल में प्योर मेटल को लगा देते हैं, और उसके बाद जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो ओर से प्योर मेटल निकल निकल के इस पे जमा होने लगता है और इस तरह से हमें प्योर मेटल मिल जाता है। उसके बाद दूसरा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ये भी कुछ इसी तरह का प्रोसेस है। इसमें प्योर मेटल को अलग किया जाता है इम्प्योर मेटल में से। एक तरफ हम लोग इम्प्योर मेटल लगा देंगे, दूसरी तरफ प्योर मेटल लगा देंगे, इसमें करंट को पास करवाएंगे और इसको डाल देंगे एक इलेक्ट्रोलाइट में। तो यहाँ क्या होगा, इम्प्योर में से प्योर मेटल इस पे आके जमा होने लगेगा। तीसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपने सुना होगा कि जैसे एक मेटल है जो कि सस्ता है, उसके ऊपर महंगे मेटल का लेयर हम लोग चढ़ाते हैं। डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से ऐसा किया जाता है। अभी जस्ट हमने देखा कि अगर हम एक टर्मिनल में एक मेटल को डाल दें, दूसरे टर्मिनल में दूसरे मेटल को डाल दें और करंट को पास करवाएं, तो इससे मेटल जो है उस पर डिपॉजिट होने लगेगा और एक पतला सा लेयर इस पर बनने लगेगा। वही चीज़ यहाँ पे भी यूज़ होता है। यहाँ पे बस हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है। द आर्टिकल टू बी कोटेड इज़ द कैथोड। जिस पर हमें कोटिंग करना है उसको हम लोग कैथोड बनाएंगे, यानी कि उसको नेगेटिव टर्मिनल बनाएंगे। द प्योर कोटिंग मेटल इज़ द एनोड। और जिसका कोटिंग करना है, जिसका लेयर चढ़ाना है, उसको एनोड बनाएंगे, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल बनाएंगे। द इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन सॉल्ट ऑफ द एनोड मेटल। एनोड में जिस मटेरियल को जोड़ा गया, जिस मेटल को जोड़ा गया है, उसी का जो सॉल्ट होगा उसका इलेक्ट्रोलाइट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो लेयरिंग हो जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस के इतने सारे प्रैक्टिकल यूजेस हो गए। पहला, इम्प्रूविंग अपीयरेंस। हम लोग अपीयरेंस को अच्छा कर सकते हैं। गोल्ड प्लेटिंग अगर कर दी जाए एक नॉर्मल मेटल पे, तो वो नॉर्मल मेटल जो होता है वो बहुत सुंदर दिखने लगता है। हम लोग किसी मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं अगर हम लोग उसके ऊपर प्लेटिंग कर दे तो। जैसे कि क्रोमियम प्लेटिंग किया जाता है ताकि जंग ना लगे किसी मेटल के ऊपर। कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए भी हम लोग ऐसा करते हैं। अगर हम लोग प्योर मेटल का कुछ खरीदने जाएंगे, ज्वेलरी जैसे सोना का ही खरीदना है, तो बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन चांदी के ऊपर सोना का लेयर चढ़ाया हुआ सस्ते में हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है फूड स्टोरेज। आयरन के कैंस में टिन का प्लेटिंग कर दिया जाता है और उसके बाद जब उसमें फूड आइटम्स रखे जाते हैं तो फूड खराब नहीं होता। सबसे अंतिम टॉपिक है फैराडे डिस्कवरी। फैराडे नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। इसी के बाद हमें पता चला था कि मैग्नेट की मदद से भी बिजली बनाई जा सकती है। द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को बार बार चेंज करें तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट बनाया जा सकता है। अगर हम इस मैग्नेट को बार बार मूव करें तो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के आसपास का चेंज हो रहा है, और जितना तेज़ी से हम लोग मूव करेंगे ये जो बल्ब है उतना ही तेज़ी से ग्लो करेगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यही सारे ऑब्जर्वेशंस देखे थे। करंट फ्लोज ओनली व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल। अगर मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तभी तक करंट बनेगा। अगर हम लोग मोशन करना छोड़ देंगे तो करंट फ्लो करना बंद कर जाएगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा। द फास्टर द मोशन द मोर द करंट इज प्रोड्यूस। जितना तेजी से आप मोशन करेंगे उतना ही ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड। अगर आप मोशन के डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स होगा। जैसे कि आगे जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन देखिए, और पीछे आता है तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन देखिए। अभी ऊपर की तरफ गया, अब इधर करते तो नीचे जाएगा, फिर इधर करेंगे ऊपर जाएगा, फिर इधर करेंगे नीचे जाएगा। तो इस तरह से अगर हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे मोशन का, तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज होगा। ये डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसी के बेसिस पे अभी के जनरेटर्स काम करते हैं। ये जनरेटर्स मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। ट्रांसफार्मर्स भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, जिनके बारे में आप 12th में पढ़ेंगे भी। फाइनली हमने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे, आप इसको परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको और भी चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।